सभी लोगों का टारगेट विद रुस्तम पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी की महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी वर्णमाला के बारे में। तो आज हम आपकी बात बताते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद रुस्तम पर आज जितने भी चैप्टर पढ़ा जाएगा, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का हो, या हिस्ट्री का हो, चाहे जियोग्राफी का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, तो जो चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिया जाएगा उससे तुरंत नेक्स्ट डे 50, 100 या 150 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन का प्रश्न सॉल्व किया जाएगा। और ऐसे प्रश्न होंगे वह जो पिछले कई एग्जाम में पूछे गए होंगे, वो चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया हो, चाहे यूपीएसआई में पूछा गया हो, चाहे लेखपाल में पूछा गया हो, चाहे वीडियो में पूछा गया हो, चाहे कनिष्ठ सहायक में पूछा गया हो। मतलब ऐसे क्वेश्चन लिया जाएगा जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और आराम से पढ़िए। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। और हिंदी वर्णमाला देखेंगे यदि तो क्वेश्चन ही बनता है कि वर्णमाला कहते किसे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक वर्णमाला किसे कहते हैं पता नहीं होता है। तो आप मैं बताता हूँ कि वर्णमाला और वर्ण समूह का अंतर। ठीक, वर्णमाला और वर्ण समूह का अंतर। वर्णमाला का मतलब होता है कि जब वर्ण या फिर लिपि के व्यवस्थित क्रम में लिखे जाएं। इसका मतलब यह हुआ कि जब क के बाद हमेशा ख लिखा जाए, ख के बाद ग लिखा जाए और ग के बाद ग लिखा जाए, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं वर्णमाला। क्योंकि यहाँ जो वर्ण है क ख ग घ वो एक सीक्वेंस में लिखा गया है, व्यवस्थित क्रम में लिखा गया है। और ठीक वर्ण समूह इस चीज इसको उल्टा होता है, इसमें कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। क्या होता है? इसमें कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। यानी कि इसमें पहले आप ग भी लिख सकते हैं, ख लिख सकते हैं, क लिख सकते हैं और ख लिख सकते हैं। तो इसका क्रम है नहीं, इसलिए इसे बोलते हैं वर्ण समूह और इसे बोलते हैं हम लोग वर्णमाला। कहे चलते हैं अपने टॉपिक पर। वर्णमाला के बारे में तो समझ गए होंगे कि वर्णमाला और वर्ण समूह में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो अगर हम देखें कि वर्णमाला कहते किसे हैं, तो वर्णों, अक्षरों या लिपि के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। और अब क्वेश्चन बनता है कि वर्ण के कुल कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक को बोलते हैं स्वर और एक को बोलते हैं व्यंजन। एक को बोलते हैं स्वर और एक को बोलते हैं व्यंजन। अब क्वेश्चन पूछा जाए यदि कि स्वर कहते किसे हैं, तो जिनके उच्चारण करने पर किसी और वर्ण की सहायता न ली जाती है, या फिर जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे स्वर बोलते हैं। स्वर हमेशा स्वतंत्र होता है, किसी की सहायता से न लिखा जाता है न बोला जाता है। फिर क्वेश्चन पूछे यदि कि स्वर की कुल संख्या कितनी होती है, तो स्वर की कुल 11 संख्या होती है। कितनी संख्या होती है? 11 संख्या होती है। कितनी संख्या होती है? 11 संख्या। और कौन कौन होता है? तो अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, फिर ए, फिर ए, फिर ओ और आता है आपका औ। ठीक है, आप जो छोटे बच्चे होते हैं लोग ना, हम लोग भी पढ़े थे पहले कि हिंदी वर्णमाला में कुल 13 स्वर होते हैं, लेकिन जो अंग और अह है वो अनुरूप से अयोवा बोलते हैं, अयोगवा। वह न तो स्वर में काउंट होता है, न तो व्यंजन में काउंट होता है। जो बाद में पता चला, पहले तो हम भी लोग जानते थे, उम्मीद है कि आप भी लोग ये जानते होंगे कि स्वर की कुल कितने संख्या होती हैं? 13 होती हैं। लेकिन होती तो है नहीं, होती कितनी है? 11 होती हैं। क्योंकि जो अंग है वो अनुस्वार है और जो अह है उसे बोलते हैं हम लोग विसर्ग। और इन दोनों को मिला के बनता है अयोगवा, जिनका न तो स्वर में काउंट होता है न तो व्यंजन में काउंट होता है। फिर क्वेश्चन पूछे यदि कि स्वर की मात्रा कितनी होती है, तो स्वर की 10 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? 10 मात्रा। क्योंकि अ के पास अपना कोई मात्रा नहीं होता है, अ के पास अपना कोई मात्रा नहीं होता है। बाकी जितने स्वर हैं वो आपकी मात्रा में काउंट होते हैं। फिर क्वेश्चन पूछे यदि कि स्वर के कुल कितने भेद होते हैं, तो स्वर के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। समझ में आ गया होगा? चलते हम लोग अगले पेज पर। फिर दिया है स्वर, और स्वर के बारे में दिया है कि स्वर के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। किसके? स्वर के 3 भेद होते हैं। एक होता है आपका ह्रस्व या लघु स्वर, फिर आता है आपका दीर्घ स्वर और फिर आता है आपका प्लुत स्वर। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ह्रस्व स्वर कहते किसे हैं, तो जिनके
उच्चारण में कम समय लगता है, कम समय लगता है, कम समय लगता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे ह्रस्व या लघु स्वर बोलते हैं, ह्रस्व या लघु स्वर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, यह चारों कौन से बनते हैं लोग? यह चारों ह्रस्व स्वर के भाग हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि ह्रस्व स्वर या लघु स्वर की कितनी संख्या होती है? तो 4 होती है, क्योंकि अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये चारों क्या बनते हैं लोग? ह्रस्व स्वर या लघु स्वर बोलते हैं इनको, यानी कि जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। फिर क्वेश्चन बनता है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो ये बन जाते हैं आपके कि जिनके उच्चारण में लघु स्वर से ज्यादा समय लगता है, ज्यादा समय लगता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ज्यादा समय लगता है उसे बोलते हैं हम लोग दीर्घ स्वर। अब क्वेश्चन ये पूछा जाए कि दीर्घ स्वर की कुल कितनी संख्या होती है? दीर्घ संख्या होती है 7। कितनी संख्या होती है? 7। अब कौन कौन सी होती है दीर्घ स्वर? तो आप ध्यान समझिएगा। एक होता है आपका दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ, ये 3 हो गया। और एक आता है ए, ऐ, ओ, औ। ए, देखिए आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ, ये चारों ये 7 है और 7 क्या बन जाते हैं आपके? ये 7 बन जाते हैं दीर्घ स्वर। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि दीर्घ स्वर के कुल कितने भेद होते हैं? तो दीर्घ स्वर के भी 2 भेद होते हैं। एक को बोलते हैं मूल दीर्घ स्वर और एक को बोलते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर। क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं मूल दीर्घ स्वर, एक को बोलते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर यहाँ पर हो गया आपका दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर में कौन कौन आ जाते हैं आपके? एक आ जाएगा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। संख्या कितनी बन जाएंगी इसकी? 7। ठीक। अब इसके भेद कितने होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। एक को बोलते हैं मूल दीर्घ स्वर, एक को बोलते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर, संयुक्त दीर्घ स्वर। ठीक। अब ध्यान समझिए, मूल दीर्घ स्वर का मतलब ये होता है जो सजाती वर्णों से मिलकर के बने हों, जो सजाती वर्णों से मिलकर बने हों। सजाती वर्ण का मतलब होता है अपने जैसा। जैसे मान लीजिए इसमें जो आ बन गया, बड़ी ई बन गई और छोटा ऊ बन गया। इन तीनों को लिखेंगे कैसे लिख सकते हैं? हमें लिख सकते हैं कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये तो सकते हैं अ प्लस अ से मिलकर बन जाएगा आपका आ, छोटी ई से छोटी ई से मिलकर बन जाएगा ई, और छोटा ऊ और छोटा ऊ से क्या मिलकर बन जाएगा आपका ऊ बन जाएगा। तो आप देखिए यह लोग अपने ही स्वरों से मिल करके दीर्घ हुए हैं। जैसे क्या बोलते हैं हम लोग? मूल दीर्घ स्वर। और जो संयुक्त दीर्घ स्वर होता है यह अपने से नहीं बल्कि भिन्न स्वरों से मिल करके दीर्घ होते हैं। जैसे आ जाए यदि ए, ऐ, ओ, औ। आप देखिए ध्यान से, एक किससे मिलकर बना है? अ प्लस ई से। एक किससे मिलकर बना है? अ प्लस ए से। एक किससे मिलकर बना है? अ प्लस ओ से। एक किससे मिलकर बना है? अ प्लस ओ से, अ प्लस ओ से। आप देखिए कि इसके जो स्वर है अ, इसके बाद अ तो आया नहीं, ए आ गया, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? विजातीय स्वर बोलते हैं। तो संयुक्त दीर्घ स्वर जो होता है यह विजातीय स्वरों से मिलकर बना हुआ है। और मूल दीर्घ स्वर क्या है? यह सजातीय स्वरों से, सजातीय वर्णों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बनता है आपका कि अयोगवाह कहते किसे हैं? तो अयोगवाह की संख्या है 2, एक है अंग और एक है अह। लेकिन अयोगवाह का मतलब होता है कि जिसका वहन न हो, जिसका वहन न हो। इसका मतलब ये हुआ
कि जो न तो स्वर में काउंट हो और न तो व्यंजन में काउंट हो। जैसे गांव में बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल जाते हैं लोग जो घूमते रहते हैं, उन्हें कोई काम धंधा नहीं होता है। उनके गांव के सबसे बेकार लोगों से ज़रूरत पड़ेगी तो उनको बुलाएंगे तो चले जाएंगे उनके साथ भी, और गांव के सबसे अच्छे लोग होंगे उनके साथ भी तो चले जाते हैं कोई काम रहेगा तो। लेकिन उनका काउंट न तो बेकार लोगों में होता है न तो अच्छे लोगों में होता है। तो ऐसे लोग क्या कहते हैं, हम लोग अयोग्य कहते हैं। तो ऐसे ही स्वरों को हम लोग अयोग्य कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो अंक का किसी में काउंट नहीं होता है, न व्यंजन में न स्वर में, और अह का भी किसी में काउंट नहीं होता है, न व्यंजन में न स्वर में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अयोग्य की संख्या कितनी है, तो 2 है। एक होता है अंक और एक है आपका अह, ठीक। अंक को बोलते हैं हम लोग अनुस्वार। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हम लोग बोलते हैं अनुस्वार, और इसे हम लोग बोलते हैं विसर्ग। ये भी याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है इससे भी। इसे बोलते हैं हम लोग अनुस्वार, इसे बोलते हैं हम लोग विसर्ग। फिर क्वेश्चन पूछे यदि आगत स्वर की संख्या कितनी होती है, तो एक ही है, एक है आपका आ। फिर कहाँ से लिया गया है? इंग्लिश लिया गया है, अंग्रेजी भाषा से। फिर क्वेश्चन पूछे यदि कि उच्चारण के स्थान पर स्वर के कुल कितने भेद होते हैं, तो आप ये देखिए कि जो अ और आ का उच्चारण स्थान है वो कहाँ से होता है? कंठ से होता है। तो जब भी आप बोलेंगे तो कंठ से ही आवाज निकलेगा। और छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान बताइए, ये निकलता है आपका तालव्य से या तालु से। क्या बोलते हैं इसको? तालव्य बोलेंगे या फिर तालु बोलेंगे। ये छोटा और बड़ा का उच्चारण स्थान बताइए, ये बन जाता है आपका ओष्ठ से। किससे बनता है? आपका ओष्ठ से, ओष्ठ से। और एक बन गया आपका ऋषि, यानी कि री, इसका उच्चारण स्थान क्या है? आपका मूर्धा है। क्या है? मूर्धा है, ठीक है, मूर्धा। और ए और ए का उच्चारण स्थान बताइए। देखिए ए का मेल जो हुआ है ना, ए का मेल वह हुआ है अ प्लस छोटी ई से मिलकर बना हुआ है, अ प्लस छोटी ई से। और ए का मेल किससे हुआ है? ए का मेल अ प्लस, ये लिख लीजिए, ठीक। अब मेरी बात ध्यान देगा। अब देखिए अ का जो उच्चारण स्थान है उसे बोलते हैं हम लोग कंठ से बोलते हैं। आप यहाँ देख लीजिए, अ और आ किसे बोलते हैं हम लोग? कंठ से बोलते हैं। और ई किससे बोलते हैं हम लोग? तालु से बोलते हैं या तालव्य से बोलते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है? इनको बोलते हैं हम लोग कंठ तालव्य। क्या बोलते हैं हम लोग? कंठ तालव्य। तो ए और ए का जो उच्चारण स्थान है वो क्या बन जाएगा? कंठ तालव्य बन जाएगा। क्या बनेगा? कंठ तालव्य बन जाएगा। जब भी क्वेश्चन को तोड़ के देख लीजिएगा तो आ जाएगा। और क्वेश्चन पूछे यदि कि ओ और अ का उच्चारण स्थान बताइए, तो देखिए अ का जो मेल हुआ है, अ का मेल जो हुआ है वो हुआ है किससे? अ प्लस ओ से हुआ है, नहीं हुआ है। और देखिए ओ का जो मेल हुआ है, ओ का वो मिला हुआ है अ प्लस ऊ से। तो देखिए अ का उच्चारण क्या बनता है? आपका कंठ बनता है। और ऊ का उच्चारण क्या बनता है? आपका ओष्ठ बनता है। तो क्या मिलकर बन जाएगा? इसे बन जाएगा आपका कंठोष्ठ। क्या बन जाएगा? कंठोष्ठ। क्या बनेगा? या कंठोष्ठ बन जाएगा। क्या हो जाएगा ना? अब ध्यान सुनिए, क्वेश्चन पूछेगा कि अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ, ई और ई का तालव्य, ऊ और ऊ का ओष्ठ, री का मूर्धा, ए और ए का कंठ तालव्य, ऊ और आ का बन जाएगा आपका कंठोष्ठ बन जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं अगले पेज पर कि जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर के कुल कितने भेद होते हैं। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर के कुल कितने भेद होते हैं, तो स्वर के भेद कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। एक को बोलते हैं अग्रभाग, एक को बोलते हैं मध्य भाग, एक को बोलते हैं पश्च भाग। जैसे मान लीजिए अगर ये किसी का जीव हो, ये किसी का जीव है और ये है आपका अग्रभाग, ये है आपका पश्च भाग, ये बन गया आपका पश्च भाग, ये है आपका मध्य भाग और ये है आपका अग्रभाग। अग्रभाग तो मध्य भाग में बस एक ही स्वर आता है और वो आता है आपका अ। कौन आता है? अ। और बाकी जो आते हैं छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, एक से बन जाएंगे लोग अग्रभाग में। और बाकी जो बच गया मतलब अ, तो छोड़िए आ और ए वाला आगा स्वर आ, ऊ और बड़ा ऊ, फिर ए नहीं ओ। देखिए क्वेश्चन पूछे आपसे कि जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर के कुल कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। एक को बोलते हैं अग्रभाग, एक को बोलते हैं मध्य भाग, एक को बोलते हैं पश्च भाग। जब भी जीव के प्रयोग के आधार पूछता है तो अपना जीव पूरा बाहर निकालिए
जितना बड़ा निकल सकता हो, और उसका जो फर्स्ट पोजीशन निकलता है बाहर उसे बोलते हैं अग्रभाग, और बीच का जो हिस्सा उसे बोलते हैं मध्य भाग, और सबसे पीछे का जो हिस्सा है उसे बोलते हैं हम लोग पश्च भाग। तो अग्रभाग से निकलता है आपका छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, और मध्य भाग से निकलता है केवल एक स्वर अ, और बाकी जो बच गए आ या फिर आगत स्वर आ, फिर ऊ, ओ, ये निकलता है आपका पश्च भाग से। ठीक है ना। तो ऐसे एक जीभ बना लिया जाए, ऐसे एक जीभ बना लिया जाए और ऐसे 3 हिस्सा किया जाए, ये बन जाएगा आपका पश्च भाग, ये बन जाएगा आपका मध्य भाग, और ये बन जाएगा आपका अग्रभाग। ठीक है। तो देखिए मध्य भाग में केवल एक ही आता है, वो आता है केवल अ, और यह जो अग्रभाग है, अग्रभाग में आता है छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और जो पश्च भाग है सबसे, उसमें आता है आ, आगत स्वर आ, ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर ऊ, और एक आ जाता है आपका औ। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछे यदि आपसे कि मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण बताइए, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण बताइए, तो इसके कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। एक को बोलते हैं समृद्ध स्वर, एक को बोलते हैं अर्ध समृद्ध स्वर, विपरीत स्वर और अर्ध विपरीत स्वर। समृद्ध स्वर का मतलब होता है कि जिनके उच्चारण में मुख कम खुलता है, मुख कम खुलता है, कम खुलता है, उसे बोलते हैं हम लोग समृद्ध स्वर। और अर्ध समृद्ध का मतलब होता है कि समृद्ध से थोड़ा अधिक खुले, समृद्ध से थोड़ा अधिक मुख खुलता है, थोड़ा अधिक खुलता है, क्या खुलता है? मुख खुलता है। ठीक है। और विपरीत स्वर का मतलब होता है सबसे ज्यादा मुख खुलता है, सबसे ज्यादा मुख खुलता है, सबसे ज्यादा मुख खुलता है। और एक आता है आपका अर्ध विपरीत स्वर में, तो इसमें क्या होता है कि इसमें अर्ध समृद्ध से थोड़ा अधिक और विपरीत स्वर से कम। ठीक है। देखिए अर्ध समृद्ध से थोड़ा अधिक और विपरीत से थोड़ा कम मुख खुले, उसे बोलते हैं हम लोग अर्ध विपरीत स्वर। अब देखिए समृद्ध स्वर में एक आता है आपका छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, फिर ऊ। ठीक। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। और फिर देखिए अर्ध समृद्ध स्वर में आता है आपका ए, ओ, क्या आता है? ए और ओ आता है। विपरीत स्वर में कौन कौन आता है? केवल आ आता है। और अर्ध विपरीत स्वर में क्या आ जाएगा? अ, अनुस्वार आ, सॉरी आयवत स्वर आ, ए और अ। तो इससे क्वेश्चन पूछे यदि तो आपको कर लीजिएगा, अभी 24 अगस्त को इससे क्वेश्चन पूछा हुआ था। फिर देखिए क्वेश्चन पूछे यदि कि ओष्ठ के आधार पर स्वरों का भेद बताइए, तो कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक बोलते हैं वृत्तमुखी और एक बोलते हैं अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी का मतलब होता है कि जिनको उच्चारण करने पर ओठ का जो आकृति है गोल हो जाए, उसे बोलते हैं हम लोग वृत्तमुखी। ऐसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ठीक। और बाकी जितने बच गए उसे बोलते हैं हम लोग अवृत्तमुखी। अवृत्त का मुखी का मतलब होता है जिनके उच्चारण करने पर मुख का जो ओठ का आकार होता है वो गोल ना हो। तो अगर ये मेरी क्लास आप लोगों को पसंद लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।